दोस्तों मैं हूं दीपक सैनी। वेलकम बैक टू डी आर ब्रदर क्लासेज। डी आर ब्रदर क्लासेज में आप सभी का हार्दिक एवं तहे दिल से स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान कला संस्कृति पर हमारी चर्चा चल रही थी, उसी की श्रृंखला थी एक हमारी राजस्थानी लिटरेचर राजस्थानी साहित्य के बारे में चर्चा चल रही थी रीड के लिए। दोस्तों हमने पिछली कक्षा में कुछ साहित्य के बारे में जानकारी ली थी, जैसे कि साहित्य क्या है, साहित्य के बारे में कथन देखा था सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, और साहित्य में प्रथम कौन कौन से आते हैं इसकी हम चर्चा की थी। दोस्तों आज मैं चर्चा करूंगा जो पहली क्लास का पहला ही दमदार क्वेश्चन देके गया था उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। पूरी डीएनए अर्थात पूरी पोस्टमार्टम करेंगे उस क्वेश्चन की कि लोकगीत कब है, कब गाया जाता है, क्या है उस प्रश्न का सही आंसर, अभी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं अपनी क्लास को शुभारंभ करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट रहेगा कि यही जज्बा रहा तो हर मुश्किल का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो हर मुश्किल का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, अरे जमी बंजर हुई तो क्या, वहां से जल भी निकलेगा। अरे जमी बंजर हुई तो क्या, जल भी निकलेगा। ना हो मायूस मेरे दोस्त, अरे ना हो मायूस मेरे दोस्त, ना घबरा मेरे दोस्त। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल निकलेगा, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल निकलेगा। इसी नई जोश, नए उल्लास, नए उमंग के साथ आज हमारी क्लास को विधिवत रूप से स्टार्ट करते हैं। तो लीजिएगा दोस्तों, मैं उसी क्वेश्चन पर चर्चा करना चाहता हूं कि मैंने एक क्वेश्चन देके गया था। दोस्तों मैं यहाँ क्वेश्चन को नोट कर रहा हूं। वो क्वेश्चन था दोस्तों, मैंने ये देके गया था कि बादली है। दोस्तों अगर परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आपको मिला हुआ दिख जाए कि बादली है, तो उसमें चार ऑप्शन देके गया था। मैं एक लोकगीत है, एक कृति रचना, एक पुस्तक है, एक जयकारा है और एक आभूषण है। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा वो ऑप्शन डी माना जाएगा, ऑप्शन डी माना जाएगा। अर्थात ए, बी, सी और डी वो चारों है। अर्थात एक लोकगीत भी है बादली, एक आभूषण भी है, एक कृति रचना, एक पुस्तक भी है और एक जयकारा भी है। अब क्या है लोकगीत, क्या है जयकारा, किसकी पुस्तक है, कौन है वो लिखने वाला, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, कल हमारे पास ये प्रश्न आया था सामने, तो यहां मैं इसकी चर्चा करना चाहूंगा कि बादली क्या क्या है। दोस्तों बादली, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा लोकगीत के बारे में। यह एक लोकगीत है, बादली एक लोकगीत है। अब लोकगीत है तो हमें तो ये बता दो ये कब गाया जाता है, किसके द्वारा गाया जाता है, कोई तो कोई टाइम होगा ना दोस्तों। हाँ दोस्त पूरा बताया जाएगा आपको। बादली एक लोकगीत है जो मेवाड़ व हाड़ौती प्रदेश में वीरहनी अर्थात नायिका द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। यहां मैं लिख सकता हूं मेवाड़ व हाड़ौती प्रदेश में वीरहनी द्वारा, वीरहनी का मतलब क्या होता है दोस्तों, नायिका अर्थात पत्नी, नायिका द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला लोकगीत, वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला लोकगीत। पहला फैक्ट हो गया लोकगीत के बारे में चर्चा हुई कि लोकगीत बादली एक लोकगीत है जो मेवाड़ व हाड़ौती प्रदेश में, क्षेत्र ध्यान रखना है दोस्तों, कहां कहां गाया जाता है, मेवाड़ व हाड़ौती प्रदेश में गाया जाता है। किसके द्वारा, नायिका के द्वारा गाया जाता है। और इसका समय होता है दोस्तों जो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। मेवाड़ व हाड़ौती प्रदेश में वीरहनियों द्वारा, मेवाड़ व हाड़ौती प्रदेश में वीरहनियों द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला लोकगीत क्या कहलाता है, बादली कहलाता है। पहला फैक्ट हो गया लोकगीत के बारे में। दूसरी बात करें, ये बादली एक आभूषण भी है, बादली एक आभूषण भी है। अब बात करें ये आभूषण क्या होती है, जो अपनी जो सौंदर्य बढ़ाने के लिए जो पहने जाने वाले जो जेवरात उन्हें क्या कहते हैं, आभूषण कहते हैं। तो हमें तो ये बता दो आभूषण है तो कहां पर पहना जाता है दोस्तों बादली एक आंख का आभूषण है। कहां का आभूषण है दोस्तों, यह है बादली एक आंख का आभूषण है, एक आंख का आभूषण है जो आंख की पुतलियों पर पहना जाता है, जो आंख की पुतलियों पर पहना जाता है, पुतलियों पर पहना जाता है दोस्तों, पहना जाता है। दोस्तों मैंने अभी चर्चा की बादली एक लोकगीत है, मैंने पूरा स्पष्टीकरण किया। दूसरी है आभूषण, बादली एक आंख का आभूषण है। कहां का आभूषण है दोस्तों, आंख का आभूषण है। जो आंख की पुतलियां होती है हमारी दोस्तों, आंख की पुतलियां होती है उन पर आभूषण पहना जाता है, कौन सा, बादली।
तीसरा था हमारा ऑप्शन जयकारा, कि बादली एक जयकारा भी है। अब जयकारा है तो किसकी आराधना में गाया जाता है, हमें यह बता दो कि बादली ये एक जयकारा है जो रामदेव जी की आराधना में गाया जाता है। अर्थात मैं लिख सकता हूं कि रामदेव जी का जयकारा क्या कहलाता है दोस्तों, रामदेव जी का जयकारा क्या कहलाता है दोस्तों, बादली कहलाता है। रामदेव जी का जयकारा क्या कहलाता है दोस्तों, बादली कहलाता है। अर्थात रामदेव जी की आराधना में भक्तों द्वारा गाया जाने जो जयकारा लगाया जाता है वो क्या कहलाता है, बादली कहलाता है। एक हमारा ऑप्शन था कि एक कृति, रचना, एक पुस्तक है। दोस्तों इसका जवाब तो बादली एक कृति भी है, रचना अर्थात पुस्तक भी है। इसका मैंने जवाब पिछली कक्षा में दे दिया था। यह बादली एक कृति है जो चंद्र सिंह बिरकाली के द्वारा लिखी गई थी। इसी कृति को आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति कहा जाता है। इसकी हम चर्चा करेंगे तो यहां हम लिख सकते हैं यह एक कृति, कृति का मतलब रचना, रचना का मतलब पुस्तक है, पुस्तक है। अब है तो किसकी है दोस्तों, चंद्र सिंह बिरकाली की है। किसकी है दोस्तों, चंद्र सिंह बिरकाली की है। चंद्र सिंह बिरकाली हनुमानगढ़ की नौहड़ तहसील के बिरकाली गांव से बिलोंग करते थे, इसलिए अपने नाम के पीछे क्या लगाते थे दोस्तों, बिरकाली लगाते थे। तो स्पष्टीकरण हो गया है पूरा दोस्तों। पहला ही दमदार क्वेश्चन था, उसका आपके सामने मैंने पूरी व्याख्या अर्थात निचोड़ कर दिया है। अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि चंद्र सिंह बिरकाली कौन है, कहां गए, इनकी और रचना क्या है, इन्हें क्या कहा जाता है, उपनाम क्या है। अभी हम इनका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। लेकिन अभी तक हमने यही बताया है कि बादली एक लोकगीत भी है। जो हमने पिछली कक्षा से प्रश्न दिया था उसी का अभी मैंने उत्तर बताया है कि बादली एक लोकगीत भी है, एक आभूषण भी है, एक जयकारा भी है, कृति, एक रचना, एक पुस्तक भी है। प्रश्न बन सकता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अर्थात मैंने एक ही प्रश्न में 4 टॉपिक शामिल कर दिए दोस्तों, एक ही प्रश्न में 4 टॉपिक शामिल कर दिए। और ये प्रश्न कब बनाते हैं दोस्तों, आपको जब कला संस्कृति की अच्छी जानकारी हो तब बनाई जाती है। तो बादली क्या है, एक लोकगीत है जो मेवाड़ व हाड़ौती प्रदेश में वीरणी क्या होता है, नायिका द्वारा गाया जाने वाला जो वर्षा ऋतु में गाया जाता है वो क्या कहलाता है, बादली है। बादली एक आभूषण भी है जो एक आंख में पहना जाता है, आंख की पुतलियों पर पहना जाता है। बादली एक जयकारा भी है। जयकारा है तो किसकी आराधना में गाया जाता है, रामदेव जी की आराधना में गाया जाने वाला जो जयकारा होता है वो क्या कहलाता है, बादली कहलाता है। बादली एक कृति, रचना, पुस्तक है तो ये हमें बता दो किसकी है, चंद्र सिंह बिरकाली की है। चंद्र सिंह बिरकाली जिन्हें मरुधरा का कालिदास कहा जाता है। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कल हमने प्रश्न दिया था उसका पूरा स्पष्टीकरण हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं चंद्र सिंह बिरकाली के बारे में। साहित्य पढ़ रहे हैं तो साहित्य की दृष्टि से चंद्र सिंह बिरकाली भी हमारा इंपॉर्टेंट आ जाता है दोस्तों। बात करते हैं चंद्र सिंह बिरकाली के बारे में। कल हमने साहित्य में प्रथम चर्चा की थी और साहित्य में हमने यह भी लिखा था कि आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति कौन सी है, बादली है। तो यहां मैं लिख देता हूं चंद्र सिंह बिरकाली। चंद्र सिंह बिरकाली ये हनुमानगढ़ की नौहड़ तहसील के बिरकाली गांव से बिलोंग करते थे, इसलिए अपने नाम के पीछे क्या लगाते थे, बिरकाली लगाते थे। तो मैं यहां लिख देता हूं इनका जन्म हनुमानगढ़ की नौहड़ तहसील में। हनुमानगढ़ की कौन सी तहसील में दोस्तों, नौहड़ तहसील में। और नौहड़ तहसील का एक गांव पड़ता है उसका नाम है बिरकाली गांव। बिरकाली गांव इसलिए अपने नाम के पीछे क्या लगाते हैं, बिरकाली। अर्थात इनका पूरा नाम क्या है, चंद्र सिंह बिरकाली। इनका जन्म हनुमानगढ़ की नौहड़ तहसील में बिरकाली गांव में हुआ। हनुमानगढ़ को 12 जुलाई 1994 को जिला बनाया गया था, गंगानगर से अलग किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। बात करें चंद्र सिंह बिरकाली की, एक रचना है जिसकी चर्चा हमने की है, बादली। बादली एक रचना है। यही रचना क्या कहलाती है, आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति है। प्रथम काव्य कृति है। आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति कौन सी है, बादली। जिसको लिखने वाले कौन थे, चंद्र सिंह बिरकाली थे, जिनका जन्म हनुमानगढ़ की नौहड़ तहसील के बिरकाली गांव में हुआ था। बात करें ये बादली किसको समर्पित है, चंद्र सिंह बिरकाली ने बीकानेर के तत्कालीन शासक
तत्कालीन शासक जिनका नाम था महाराजा शार्दुल सिंह, महाराजा शार्दुल सिंह को भेंट की। ये वही महाराजा शार्दुल सिंह है जो बीकानेर के अंतिम राठौड़ शासक थे। कौन थे? महाराजा शार्दुल सिंह। अर्थात बादली है जो आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति कहलाती है। लिखने वाले कौन थे? चंद्र सिंह बिरकाली। और ये बादली कृति है जो चंद्र सिंह बिरकाली ने बीकानेर के तत्कालीन शासक जिनका नाम था दोस्तों महाराजा शार्दुल सिंह, महाराजा शार्दुल सिंह को क्या की? भेंट की। और यही बादली है जो सर्वश्रेष्ठ रचना है, सर्वश्रेष्ठ रचना है। अर्थात जितनी जो चंद्र सिंह बिरकाली ने जितनी भी कृति लिखी है, रचना लिखी है, पुस्तक लिखी है, उनमें सर्वश्रेष्ठ रचना पूछ ली अगर आपसे तो कौन सी हो जाएगी? बादली हो जाएगी। अब आगे चर्चा करते हैं इनकी और कृतियों पर। एक कृति है दोस्तों इनकी लू कृति है जो किसको भेंट की? बीकानेर के तत्कालीन शासक थे जिनका नाम था, जिन्हें हम आधुनिक राजस्थान के भागीरथ कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान के भागीरथ किसे कहा जाता है दोस्तों? महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है। महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है। और गंगा सिंह को क्या की थी? चंद्र सिंह बिरकाली ने क्या की थी? भेंट की थी। कौन सी कृति, कौन सी पुस्तक, कौन सी रचना की थी? लू की थी। रचना का नाम क्या था? लू था। तो बादली आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति है जिन्होंने चंद्र सिंह बिरकाली ने बीकानेर के तत्कालीन महाराजा शार्दुल सिंह को क्या की थी? भेंट की थी। और यह सर्वश्रेष्ठ रचना है। अगर आपसे पूछ ले कि चंद्र सिंह बिरकाली की रचनाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है, तो बादली है। अगर हम बात करें इनकी लू कृति, आधुनिक राजस्थान के भागीरथ किन्हें कहा जाता है? महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है। और महाराजा गंगा सिंह को क्या की थी दोस्तों? भेंट की थी। अन्य रचनाओं की अगर बात करें, अन्य प्रसिद्ध रचनाओं की हम बात करें तो एक आ जाती है सांझ, एक आ जाती है सीप, एक आ जाती है वालसाद, एक है दिलीप, एक है चित्रांगदा, एक है जफरनामो, एक है डफर, एक है कह मुकरणी। ये इतनी रचना किनके द्वारा रची गई? चंद्र सिंह बिरकाली, जिन्हें मरुधरा का कालिदास भी कहा जाता है। इनकी रचना प्रसिद्ध है सांझ, सीप, वालसाद, दिलीप, चित्रांगदा, जफरनामो, डफर और कह मुकरणी। अगर आपसे पूछ ले इन सभी रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है, तो बादली है। बादली भी इनकी रचना है, लू भी इनकी रचना है और ये इतनी सारी इनकी ही रचना है। इनका एक उपनाम मिलता है, मैं यहां लिख देता हूं। इनका एक उपनाम मिलता है, इन्हें कहा जाता है मरुधरा के कालिदास। ये मरुभूमि से बिलोंग करने के कारण इन्हें मरुधरा का कालिदास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरुधरा का कालिदास कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का कालिदास किसे कहा जाता है, राजस्थान का कालिदास किसे कहा जाता है, तो महाकवि माघ को कहा जाता है। महाकवि माघ को कहा जाता है। ये इतनी चर्चा किस पर थी? चंद्र सिंह बिरकाली की थी। आशा करता हूं कि आपको पूरा चंद्र सिंह बिरकाली समझ में आया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक बार फिर से देख लो। चंद्र सिंह बिरकाली अपने गांव का नाम पीछे लगाने के कारण इनका पूरा नाम था चंद्र सिंह बिरकाली। चंद्र सिंह बिरकाली का जन्म हनुमानगढ़ की नौर तहसील के बिरकाली गांव में हुआ और हनुमानगढ़ को जिला कब बनाया गया था? 12 जुलाई 1994 को बनाया गया था। बादली इनकी एक सर्वश्रेष्ठ रचना है जिन्हें आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति मानते हैं। और चंद्र सिंह बिरकाली ने यह रचना बीकानेर के तत्कालीन महाराजा, देखो कैसे याद रखोगे, बादली में 3 शब्द है और शार्दुल में भी 3 शब्द है और लास्ट में क्या आ रहा है? लय आ रहा है। तो बादली किसको समर्पित की थी? शार्दुल सिंह को भेंट की थी। और ये बीकानेर के अंतिम राठौड़ वंश के शासक थे। और बात करें इनका उपनाम मिलता है मरुधरा का कालिदास। राजस्थान का कालिदास किसको कहा जाता है? महाकवि माघ को कहा जाता है। और इनकी एक रचना है लू, जो आधुनिक राजस्थान के भागीरथ कहा जाने वाले महाराजा गंगा सिंह को क्या की थी? भेंट की थी। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचना आती है सांझ, सीप, वालसाद, दिलीप, चित्रांगदा, जफरनामो, डफर और कह मुकरणी क्या थी? इनकी प्रसिद्ध रचना थी। थोड़ी सी यहाँ नाम आया है राजस्थान का कालिदास कहलाने वाले महाकवि माघ। महाकवि माघ के बारे में भी हम दोस्तों चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा दोस्तों कौन है महाकवि माघ।
महाकवि माघ है, इन्हें राजस्थान का कालिदास कहा जाता है। और इनसे एक प्रश्न आया था अभी, उसकी भी हम चर्चा करते हैं। महाकवि माघ का जन्म भीनमाल जालोर में हुआ था। भीनमाल कहां पड़ता है? जालोर में पड़ता है। अभी चर्चा करते हैं इन पर, महाकवि माघ पर। मैंने भी बताया मरुधरा का कालिदास किन्हें कहा जाता है? चंद्र सिंह बिरकाली को कहा जाता है। जबकि राजस्थान का कालिदास किसे कहा जाता है? राजस्थान का कालिदास किन्हें कहा जाता है? अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसका उत्तर होगा जो होगा महाकवि माघ। महाकवि माघ। महाकवि माघ। अगर आपसे पूछ लें इनका जन्म कहां पर हुआ था? भीनमाल में हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों? भीनमाल में हुआ था। और भीनमाल का अगर आपसे प्राचीन नाम पूछ ले तो क्या मिलता है? श्रीमाल मिलता है। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या मिलता है? श्रीमाल मिलता है। इनका जन्म भीनमाल में हुआ था। और भीनमाल कहां पड़ता है? जालोर में पड़ता है। इनकी एक पुस्तक थी जिनका नाम था शिशुपाल वध। शिशुपाल वध इनकी एक प्रसिद्ध रचना थी, शिशुपाल वध। और यही शिशुपाल वध है जो किसके द्वारा रची गई थी? महाकवि माघ के द्वारा। और यही प्रश्न है जो बीएसटीसी के पेपर में अभी 2021 में पूछा गया था कि महाकवि माघ, सॉरी दोस्तों, शिशुपाल वध के रचयिता कौन है? तो महाकवि माघ है, जिन्हें राजस्थान के कालिदास भी कहा जाता है। एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे जिनका भी जन्म भीनमाल में हुआ था। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे जिनका जन्म कहां पर हुआ था? भीनमाल में हुआ था। और उनका नाम था ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त। और ब्रह्मगुप्त ने एक रचना की थी जिनका नाम था ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। और ये एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ब्रह्मगुप्त थे जो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? ब्रह्मगुप्त, जिनका जन्म कहां पर हुआ था? भीनमाल में हुआ था। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। दोस्तों, राजस्थान का कालिदास महाकवि माघ को कहा जाता है। जन्म भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल कहां पर पड़ता है? जालोर में पड़ता है। इन्होंने शिशुपाल वध की रचयिता की थी। और बीएसटीसी के पेपर में भी पूछा गया शिशुपाल वध के रचयिता कौन थे? ऑप्शन सही कौन सा था दोस्तों? महाकवि माघ था। महाकवि माघ की जो जन्म नगरी कहलाती है वो कौन सी है? भीनमाल। और भीनमाल में ही एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों? भीनमाल में हुआ था। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। और ये प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। जहां तक आशा करता हूं हमने जो पिछला एक अच्छा सा बेहतरीन क्वेश्चन देके गया था, वहां वो उस क्वेश्चन की पूरी मैंने व्याख्या कर दी है। पूरा निचोड़, पूरा सार तत्व मैंने आपको आपके सामने रख दिया है। तो प्रश्न देखिएगा दोस्तों दोबारा। बादली एक जयकारा भी है, बादली एक आभूषण भी है, बादली एक कृति रचना भी है, और बादली एक जयकारा भी है, आभूषण भी है, कृति भी है, और बादली एक क्या है दोस्तों? लोकगीत है। वापस देख लेना दोस्तों। बादली एक जयकारा है जो रामदेव जी की आराधना में लगाया गया जयकारा क्या कहलाता है? बादली कहलाता है। एक आभूषण है जो आंखों की पुतलियों पर पहना जाता है, कौन सा है? बादली है। आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति किसे कहते हैं? बादली कहते हैं, जिन्होंने चंद्र सिंह बिरकाली ने क्या की थी? इसकी रचना की थी। मेवाड़ व हाड़ौती प्रदेश में वीरणियों द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला लोकगीत क्या कहलाता है? बादली कहलाता है। आशा करता हूं कि पूरा आपको समझ में आया होगा। अब आगे की चर्चा करते हैं। हमने कल चर्चा की थी साहित्यों में प्रथम कौन कौन से आते हैं, जैसे कि प्रथम उपन्यास कौन सा आता है, प्रथम कहानी कौन सी आती है, प्रथम नाटक कौन सा आता है, पहला हिंदी उपन्यास कौन सा था, हमने ये चर्चा की थी। अब आगे उसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए हम 2-3 फैक्ट और रह जाते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो लीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान की प्रथम रचना कौन सी थी। भरतेश्वर बाहुबली गौड़ती, जो 1168 ईस्वी में लिखी गई थी। किनके द्वारा? वज्रसेन सूरी के द्वारा लिखी गई थी। प्रथम उपन्यास कौन सा था? कनक सुंदर था। प्रथम कहानी कौन सी थी? विश्रांत प्रवास थी। पहला जो नाटक था जो केसर विलास था, और स्वतंत्रता के काल के बाद का पहला उपन्यास था वो कौन सा था दोस्तों? आभ्यपट्टी की था, श्री नथमल लाल जोशी के द्वारा लिखा गया था। और दूसरा उपन्यास था जो चाचा था, चाचा उपन्यास था, जो लिखने वाला कौन था? श्री नारायण अग्रवाल था। अब अगर आपसे, और जो पहला राजस्थान का हिंदी उपन्यास था वो कौन सा था? अबलाओं का इंसाफ, लिखने वाला कौन था? अंबिका दत्त व्यास था। अगर अब आपसे पूछ ले
कि राजस्थान के प्रथम आधुनिक इतिहासकार किसे कहा जाता है? राजस्थान के प्रथम आधुनिक इतिहासकार किसे कहा जाता है? आधुनिक इतिहासकार किसे कहा जाता है? तो उनका नाम आता है जगदीश सिंह गहलोत। जगदीश सिंह गहलोत। जगदीश सिंह गहलोत को राजस्थान के प्रथम आधुनिक इतिहासकार कहा जाता है और इनकी एक पुस्तक थी जिनका नाम था ज्योग्राफी ऑफ मारवाड़ स्टेट, अर्थात मारवाड़ राज्य का भूगोल। मारवाड़ राज्य का भूगोल। ये मारवाड़ से अर्थात जोधपुर से बिलोंग करते हैं, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी मारवाड़ राज्य का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ मारवाड़ स्टेट, जगदीश सिंह गहलोत ने लिखी। और जिन्हें जगदीश सिंह गहलोत को क्या माना जाता है? राजस्थान के प्रथम आधुनिक इतिहासकार माना जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान की प्रथम अंग्रेजी मासिका पत्रिका कौन सी थी? अंग्रेजी मासिका पत्रिका कौन सी थी? अर्थात कहने का मतलब जो इंग्लिश भाषा में प्रकाशित होती थी और महीने में एक बार होती थी। राजस्थान की प्रथम अंग्रेजी मासिका पत्रिका थी जिसका नाम था मिस लेनी। उस पत्रिका का क्या नाम था दोस्तों? मिस लेनी था। और इसको जो निकालने वाला था, अर्थात इसके जो मिस लेनी जो पत्रिका निकालता था उसका नाम था लक्ष्मण राव पेंडारकर। निकालने वाला कौन था? अर्थात इस मासिका का संपादन करने वाला कौन था? मिस लेनी का संपादन करने वाला कौन था? लक्ष्मण राव पेंडारकर। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? राजस्थान का प्रथम महाकाव्य पूछ ले तो कौन सा है दोस्तों? पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? चंद्रबरदाई ने की थी। चंद्रबरदाई का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? लाहौर। और लाहौर कहाँ पड़ता है दोस्तों? पाकिस्तान में पड़ता है। ये 3 फैक्ट और रह गए थे। राजस्थान के प्रथम आधुनिक इतिहासकार जगदीश सिंह गहलोत को कहा जाता है और इनकी एक पुस्तक है जिनका नाम है मारवाड़ राज्य का भूगोल। राजस्थान की प्रथम अंग्रेजी मासिका कौन सी थी? मिसलेनी नाम था। पत्रिका का नाम क्या था? मिसलेनी। और इसको संपादन करता कौन थे? लक्ष्मण राव पेंडारकर। अगली थी राजस्थान का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? चंद्रबरदाई ने की थी। और इसका जो अन्य नाम था, हम इसकी आगे चर्चा करेंगे, अन्य नाम था इसका वालिद और इसका मूल नाम था जो पृथ्वी भट्ट था। इसका जन्म लाहौर में हुआ था 1149 ईस्वी में। इसकी एक बेटी का नाम था राजाबाई, उसके पुत्र का नाम था जलन, और जलन ने इस ग्रंथ की क्या की थी? पूरी रचना की थी। तो यहाँ तक जो फैक्ट है हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। राजस्थान साहित्य में प्रथम कौन कौन से पुस्तक आती है, कौन सा उपन्यास आता है, कौन सा इतिहासकार आता है, कौन सी पत्रिका आती है और कौन सा महाकाव्य आता है, ये हमारी चर्चा होगी। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान का प्रथम हिंदी उपन्यास कौन सा था, तो अबलाओं का इंसाफ निकालने वाले कौन थे दोस्तों? अंबिका दत्त व्यास। अब बात करते हैं, हमने पिछली कक्षा में यह चर्चा की थी कि राजस्थानी साहित्य को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? राजस्थानी साहित्य को 5 भागों में बांटा गया है। जैन साहित्य, चारण साहित्य, संत साहित्य, ब्राह्मण साहित्य और लोक साहित्य। लोक साहित्य हमने इन 5 की चर्चा की थी और पांचवा था जो हमारा था लोक साहित्य। 5वां था कौन सा दोस्तों? लोक साहित्य। अब लोक साहित्य क्या होता है? सामान्य लोगों के द्वारा स्थानीय शैली में लिखा गया साहित्य क्या कहलाता है? लोक साहित्य कहलाता है। और लोक साहित्य में वर्तमान में प्रेम कहानियों, प्रेम प्रसंग, लोकनाट्य, लोक गाथाओं के रूप में राजस्थान में उपलब्ध है। अब लोक साहित्य जो सामान्य लोगों के द्वारा लिखा गया तो अलग अलग विधाओं में लिखा गया। लोक साहित्य की कुछ विधाएं होती हैं जैसे रासो, ख्यात, वेली, ये कुछ वात, जैसे ये कुछ प्रकार की विधाएं होती हैं। विधाएं को आप कह सकते हो स्टाइल को आप कह सकते हो रीति। यानी कि इन्होंने कुछ साहित्य गद्य में लिखे गए, कुछ साहित्य पद्य में, और कुछ साहित्य ऐसे भी है जो दोनों मिश्रित रूप से लिखे गए, गद्य पद्य में भी लिखे गए। तो यहाँ मैं लिख सकता हूं कि लोक साहित्य की कुछ विधाएं होती है। लोक साहित्य की कुछ विधाएं होती हैं। विधाएं का मतलब वो किस स्टाइल में लिखता है, किस रीति में लिखता है। कुछ विधाएं होती है जो निम्न है। देखिएगा, आपने नाम सुना होगा कि रासो, ख्यात, वात, वैली, द्वादेत, मर्ष्या,
विगत, ये कई प्रकार के होते हैं, हम इनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला आता है रासो। रासो क्या होता है दोस्तों, यहां देखना कि किसी राजा या किसी वंश विशेष, किसी राजा या किसी वंश विशेष की उपलब्धियां या घटनाओं का, यहां कह सकते हो किसी राजा या किसी वंश की, यहां कह सकते हो किसी वंश की उपलब्धियां या उसके युद्धों में वीरता का वर्णन, और ले सकते हो आप जैसे स्थापत्य कला में करवाए हुए निर्माण कार्य और उनके वंशों की जानकारी, यहां गया वंश विशेष पर, कार्यों की जानकारी होती है। यानी कि रासो क्या है, किसी राजा या किसी वंश विशेष की उपलब्धियां या उसके युद्धों में वीरता का वर्णन, स्थापत्य कला में करवाए हुए निर्माण कार्यों का वर्णन की जानकारी जो ग्रंथ देता है, उस ग्रंथ को क्या कहते हैं, रासो कहा जाता है। इसके जैसे आप उदाहरण ले सकते हो कि पृथ्वीराज रासो लिखने वाले कौन थे, चंद्रप्रदाय थे। जैसे आप ले सकते हो खुमान रासो, बीसलदेव रासो, जैसे संगत भी कह सकते हो या संगत रासो। तो ये क्या होती है, पहली विधाएं मैंने लिखी है रासो, यानी कि किसी राजा या किसी वंश विशेष की उपलब्धियां या उसके युद्धों में वीरता का वर्णन। एक तो हो गई उपलब्धियां, एक हो गया वीरता का वर्णन, एक हो गया स्थापत्य कला में क्या क्या उसने, कौन से मंदिर बनाए, कौन से दुर्ग बनाए, कौन से महल, कौन सी बावड़ी, कौन से तालाब बनवाए, उनकी जानकारी जो ग्रंथ देता है वो ग्रंथ क्या कहलाता है, रासो कहलाता है। जैसे उदाहरण आपके सामने पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बीसलदेव रासो और एक है सगत रासो। दूसरा हो जाएगा जो हमारा हो जाएगा ख्यात, और तीसरा हो जाएगा हमारा वाद। दोनों एक साथ समझे और दोनों आप एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। ख्यात का शाब्दिक मतलब होता है विस्तृत विवरण क्या होता है ख्यात, और वाद का मतलब होता है संक्षिप्त। ख्यात क्या होता है, ये किसी राजा या हो किसी वंश हो, किसी भी राजा की जो प्रशंसा की जाती है, ये प्रशंसनीय रचना होती है जिसमें उसके विस्तृत इतिहास का वर्णन होता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं, यह एक इतिहासपरक ग्रंथ है, यह इतिहासपरक ग्रंथ है। इतिहासपरक ग्रंथ का मतलब क्या होता है, तत्कालीन शासक, वहां के तत्कालीन शासकों की प्रशंसा के बारे में लिखा गया विस्तृत इतिहास क्या कहलाता है, ख्यात कहलाता है। यह इतिहासपरक ग्रंथ है, यह एक प्रशंसनीय रचना होती है, यह एक प्रशंसनीय रचना होती है जिसमें विस्तृत इतिहास की जानकारी होती है, जिसमें विस्तृत इतिहास की जानकारी होती है। यानी कि ख्यात का शाब्दिक मतलब ही क्या है, विस्तृत अर्थात है। आप ऐसे समझो कि कोई भी राजा है वो क्या करता है, क्या व्हाट्सएप चलाता है, कब उसने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया, किसको ब्लॉक करता है, क्या करता है, फेसबुक पर कब पोस्ट करता है, उसकी पूरी जानकारी है जो ग्रंथ देता है वो क्या कहलाता है, ख्यात कहलाता है। इसका आपने उदाहरण सुना होगा, मोनोनोथ नेंसिरी ख्यात। यहां लिख देता हूं मोनोनोथ नेंसिरी ख्यात, मोनोनोथ नेंसिरी ख्यात। और लिखने वाले कौन थे, मोनोनोथ नेंसी, जिन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। कहने वाले कौन थे, मुंशी देवी प्रसाद थे। ठीक है, ख्यात हो गया। वाद का शाब्दिक मतलब होता है कि जो कथा या कहानी से, अर्थात संक्षिप्त इतिहास, कथा या कहानी से, कथा या कहानी से। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि राजस्थान में ऐतिहासिक पौराणिक प्रेम प्रसंग, राजस्थान में ऐतिहासिक पौराणिक प्रेम प्रसंग, चाहे वो काल्पनिक
कथायो काल्पनिक काल्पनिक कथाएं पर आधारित साहित्य, कथाओं पर आधारित साहित्य क्या कहलाता है दोस्तों? वाद कहलाता है। काल्पनिक आधारित साहित्य यानी कि काल्पनिक कथाओं पर आधारित साहित्य जिसमें संक्षिप्त इतिहास का वर्णन हो, जिसमें संक्षिप्त इतिहास का वर्णन हो, इतिहास का वर्णन हो क्या कहलाता है दोस्तों? वाद कहलाता है। 3 मैंने बताई, रासो बताई, दूसरी थी ख्यात वाद। ख्यात और व्यात आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। रासो क्या होता है? किसी वंश हो, चाहे कोई राजा हो, किसी राजा या किसी वंश विशेष की उपलब्धियां या उसके युद्धों में वीरता के कार्य किए गए उसका वर्णन हो, उसके स्थापत्य कला में निर्माण कार्य करवाए उसका वर्णन हो, या किसी वंश और वंशावलियों का वर्णन होता है, तो उसके मान मर्यादों का वर्णन हो, क्या कहलाता है? रासो ग्रंथ कहलाता है। ये सभी जानकारी जो देता है वो क्या कहलाता है? रासो कहलाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा पृथ्वी रासो, खुमान रासो, विशलदेव रासो, सगत रासो। दूसरा आता है ख्यात। ख्यात क्या होता है? ये इतिहास परक ग्रंथ होता है। इतिहास परक ग्रंथ का मतलब होता है कि तत्कालीन शासकों का वर्णन, उसमें तत्कालीन शासकों की प्रशंसनीय रचनाएं होती है जो उस शासक की क्या देती है? विस्तृत इतिहास की जानकारी देती है। क्या कहलाता है? ख्यात कहलाता है। जैसे मूर्णोत नैन्सी ख्यात, ये मारवाड़ के शासकों की वंशावलियों का वर्णन देता है। लिखने वाले कौन थे? मूर्णोत नैन्सी। वाद है कथा या कहानी से राजस्थान में ऐतिहासिक हो, चाहे पौराणिक हो, चाहे प्रेम प्रसंग हो, चाहे काल्पनिक कथाओं पर आधारित साहित्य जिसमें संक्षिप्त इतिहास का वर्णन होता है, वो क्या कहलाते हैं? वाद कहलाते हैं। अगला था चौथा हमारा बिंदु रह जाएगा। हमने रासो की बात की, ख्यात की बात की, वाद की बात की। अगला चौथा बिंदु है जो हो जाएगा दवादेत। क्या है दवादेत? इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या है दवादेत? दवादेत यह भी एक विधाएं होती है राजस्थानी साहित्य की अर्थात लोक साहित्य की, जो सामान्य लोगों के द्वारा लिखा गया एक विधाएं होती है। क्या होती है? उर्दू व फारसी भाषाओं के शब्दों से युक्त एक राजस्थानी लेखन शैली होती है जिसमें किसी की प्रशंसा की जाती है तो उसके दोहे के रूप में की जाती है। तो देखिएगा दोस्तों, यह एक उर्दू फारसी भाषा के शब्दों से युक्त, फारसी भाषा के शब्दों से युक्त राजस्थानी लेखन शैली होती है। राजस्थानी लेखन शैली होती है जिसमें किसी की प्रशंसा अगर किसी की प्रशंसा कर रहे हो तो दोहे के रूप में की जाती है। जिसमें किसी की प्रशंसा दोहे के रूप में की जाती है, दोहे के रूप में अर्थात पद्य शैली में की जाती है, पद्य शैली में की जाती है, दोहे के रूप में की जाती है। दोहे के रूप में क्या की जाती है? चर्चा की जाती है। तो दवादेत क्या है? एक उर्दू फारसी भाषा के शब्दों से युक्त क्या है कि राजस्थानी लेखन शैली होती है जिसमें किसी की अगर प्रशंसा कर रहे हो, चाहे वो वंश हो, चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो, चाहे कोई राजा विशेष हो, तो उसकी प्रशंसा कर रहे हैं तो किसके रूप में करेंगे दोस्तों? दोहे के रूप में अर्थात पद्य शैली के रूप में करेंगे। हमने आज चर्चा की दोस्तों, पिछले वाले प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए हमने बादली पर चर्चा की। फिर हमने बात की कि लोक साहित्य की कुछ विधाएं होती है, जैसे हमने बात की रासो, एक था ख्यात, एक था वाद और एक हमने बात की दवादेत। रासो क्या होता है दोस्तों? किसी राजा या किसी वंश की विशेष की उपलब्धि हो या उसके युद्धों में वीरता का कार्य का वर्णन किया गया हो या स्थापत्य कला में निर्माण करवाए हुए कार्यों का वर्णन जो ग्रंथ देता है उसे क्या कहते हैं? रासो कहते हैं। ख्यात अर्थात विस्तृत इतिहास का वर्णन देता हो, ख्यात कहलाता है। संक्षिप्त इतिहास का वर्णन देता हो, वाद कहलाता है। दवादेत अर्थात ये उर्दू फारसी भाषा के शब्दों से युक्त राजस्थानी लेखन शैली होती है जो किसी की प्रशंसा दोहे के रूप में की जाती है। दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वाली क्लास को इसी की जो लोक गाथा की विदाई होती है उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे संपूर्ण एक नए जोश के साथ चर्चा करेंगे। दोस्तों आने वाली सेशन में हम नए जोश के साथ मिलेंगे। दोस्तों जहां तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।